अजय जुड़ने के लिए और वहां से जुड़ करके विस्तार से चर्चा करने के लिए तो हमारे संवाददाता अजय मिश्र हमारे साथ जुड़े थे और हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे के दूसरे और आखिरी दिन के बारे में। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और जो अगली खबर है हमारी वो विपक्षी गठबंधन की बैठक को लेकर है कि विपक्षी गठबंधन की बैठक होने वाली है। 5 राज्यों के चुनाव के बाद विपक्षी दलों के इंडी गठबंधन की मीटिंग कल है, तो माना जा रहा है कि इस बैठक में सीट शेयरिंग प्रमुख मुद्दा होने वाला है। पहले 6 दिसंबर को मीटिंग बुलाई गई थी, जिसे बाद में स्थगित कर दिया गया था। वजह जो भी हो, लेकिन कुछ दलों की नाराजगी भी खुलकर सामने उस समय आई थी विपक्षी दलों की और उनके नेताओं की। तो इस बीच ममता बनर्जी हालांकि दिल्ली पहुंच रही हैं और संभवतः आज अपने सांसदों से बैठक के बाद कल गठबंधन की मीटिंग में शामिल होंगी। उधर पंजाब के दौरे पर गए आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि पंजाब के लोग सभी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी के ही उम्मीदवार चाहते हैं। वहीं नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका बढ़ाने के लिए गठबंधन से अलग रैलियों को लेकर सक्रिय हैं। नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड में रैली करके अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहते हैं। विपक्षी इंडी गठबंधन के कन्वीनर बनने के बाद हालांकि उनकी स्थिति बदल भी सकती है। तो 5 राज्यों में चुनाव का शोर तो थम चुका है, लेकिन दलों में सीट को लेकर खटास कम नहीं हुआ है। अखिलेश यादव यूपी में सीट शेयरिंग पर अपनी शर्त रख सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो क्राउड फंडिंग है उसकी चर्चा इस बैठक से ज्यादा चर्चा में है। डोनेट फॉर देश नाम से पार्टी ने ऑनलाइन चंदा लोगों से मांगा है। कांग्रेस पार्टी ने अपने 138वें स्थापना दिवस पर लोगों से चंदा देने का आग्रह किया है, लेकिन बीजेपी देश के नाम पर चंदा से असहमत है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सार्वजनिक धन हड़पने और गांधी परिवार को समृद्ध करने के लिए एक नया जुगाड़ सामने लेकर आ गई है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी अपने भ्रष्टाचार से जनता का ध्यान हटाने के लिए डोनेट फॉर देश अभियान शुरू की है। तो आज इसी पर हमारी खास चर्चा है कि विपक्षी गठबंधन में सब नेता जो हैं क्या वो एक प्लेटफॉर्म पर आ पाएंगे, क्या कोई सहमति बन पाएगी, और ये भी कि इस बैठक से ज्यादा कांग्रेस की क्राउड फंडिंग की चर्चा क्यों ज्यादा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ रहे हैं, साथ में सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और राहुल लाल जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस के समर्थन में बातें रखते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं और विस्तार देता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई 13 सीट पंजाब की, 1 सीट चंडीगढ़ की, 14 हो गई, और 7 जो है इधर की भी मान लीजिए दिल्ली, तो 14 और 7 21। अरविंद केजरीवाल का तो गणित ऐसा लग रहा है कि भाई ये 21 सीटें तो मेरे लिए बिल्कुल छोड़ दो, है ना, इसमें कहीं कोई नहीं आओ। तो ये चाहे अरविंद केजरीवाल की ये वाली राजनीति हो या नीतीश कुमार की अपनी राजनीति, ममता बनर्जी की अपनी राजनीति, कल जो बैठक होने वाली है, क्या कुछ उम्मीद रखी जा सकती है क्या कि कोई फॉर्मूला निकल आए? लाल जी, बेहद इंटरेस्टिंग आपने सवाल किया है। इस सवाल का जवाब ये है कि ये सारी पार्टियां जो लगभग 19-21 पार्टियां हैं, छोटी बड़ी पार्टियां, ये एक तरह से कांग्रेस पार्टी को एक तरह से मैसेज देने के लिए ये सारी चीज़ें आपको मीडिया में एक खबर के रूप में दिख रही है जी। और मैसेज ये है कि आप जो एक बड़ी पार्टी के और राष्ट्रीय पार्टी की बात करके जो छोटी ओरिजिनल पार्टियों को एक तरह से आप हाशिए पे रखते हैं, जो आप 5 राज्यों के चुनाव में रखा था, वो शायद आपकी बात नहीं बनेगी। ये उम्मीद तो की जा सकती है कि ये चौथी मीटिंग जो इंडी गठबंधन की मीटिंग है वो कल होनी है, और उसमें कितने लोग अभी शरीक होंगे ये अभी तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि सारे पार्टियों के लोग इसमें आएंगे। और सीट शेयरिंग का मामला जो है वो कहा जा रहा है कि ये पहला एजेंडा है।
और क्योंकि लोकसभा चुनाव के लालजी बहुत दिन नहीं है, शायद हो सकता है कि अलग अलग पार्टियों के तरफ से जो बातें सामने में रखी जाए उसमें, लेकिन सबसे क्रूशियल जो आप जिन नेताओं का नाम बता रहे थे उन्हीं राज्यों में है। बिहार में कांग्रेस के सीट कितने उनको मिलने के लिए ये आरजेडी और जेडीयू देने को तैयार होगी। यहाँ उत्तर प्रदेश में सपा जो है कितनी सीटें जो कांग्रेस के लिए छोड़ने के लिए तैयार होगी। आप बंगाल में कितनी सीटें जो है ममता बनर्जी कांग्रेस के लिए छोड़ने के लिए तैयार होगी। या आप इधर आम आदमी पार्टी की बात अब आपने कही कि केजरीवाल ने तो खुद कल कहा कि लोगों ने कहा है, पंजाब में थे कल और अपने दौरे में कह रहे थे कि लोगों का मानना है कि आम आदमी पार्टी को सारी सीटें यानी 13 के 13 सीटों पे आम आदमी पार्टी को वहां चुनाव लड़ना चाहिए। तो वो एक तरह से अपनी बात खुलासा कर दिए कि कांग्रेस की सीट शेयरिंग में पंजाब में और दिल्ली में तो आपने जोड़ दिया था उसके साथ में तो हाँ, क्योंकि 7 सीट पर उनकी नजर है ना, इसीलिए तो ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ इसलिए है कि वो एक तरह से इनकी भूमिका को बता रहे हैं जी। जो कल की ये बैठक इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इनका 6 दिसंबर को होना था, उसके बाद वो 17 दिसंबर को ये मीटिंग हुई थी और ये अंततः कल का जो है शेड्यूल बना है। अब इसमें 3-4 राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं और कई पार्टी के नेता भी हैं, ये सारे लोग आएंगे और अलग अलग सीट शेयरिंग की बात इसलिए वो पक्की कर लेना चाहते हैं कि ये अभी 5 राज्यों के चुनाव में जो अभी शोर थम चुका है जो आप बता रहे थे, लेकिन वहां वो नहीं कर पाए। तो ये नहीं कर पाए, इसका कम से कम उनको ये लगे कि लोगों के बात बीच में एक मैसेज देना चाहिए कि हम बीजेपी के खिलाफ में और पीएम मोदी के खिलाफ में मजबूती से लड़ रहे हैं। ये मजबूती का मैसेज तो देना चाहते हैं, लेकिन ये कितना मैसेज दे पाएंगे, कल ये सीट शेयरिंग का अगर ये बात कर लेते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं तो शायद ये एक बेहतर आपके सामने में रिजल्ट आ सकता है। ठीक है राहुल लाल जी, सिद्धार्थ जी के पास मैं आऊँ उससे पहले राहुल लाल जी, ये अरविंद केजरीवाल जी का ये स्टाइल है क्या कि लोगों ने कहा कि अब तो बिजली जाती नहीं, लोगों ने कहा कि 13 की 13 14 की 14 सीटें पर लड़ना है आम आदमी पार्टी को। ये लोग हैं कौन? क्या ये अरविंद केजरीवाल जी का मन ही जो है वही लोग हैं क्या? और जिस तरह से वो दावा धर रहे हैं, इस दावे के बाद राहुल लाल जी कुछ लगता है फॉर्मूला निकलेगा क्या? उसके बाद वो शायद कुछ ही दिनों बाद विपक्षणा पर भी जा रहे हैं कहीं अरविंद केजरीवाल। लालचंद जी देखिए, जो टीम इंडिया या विपक्षी गठबंधन जो बना है वो नेताओं के इच्छा के कारण नहीं बना है, वो जनता के दबाव के कारण बना है। केजरीवाल जी जैसे केजरीवाल जी ने लोगों की बात कह दी, आपने जनता की बात कह दी। लालचंद जी जनता ने दबाव देखिए आप सुन लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। पूरा सुनेंगे पूरा। लालचंद जी देखिए 2014 में भी वो 7 सीटों पे लड़े थे दिल्ली में। और 2019 में देखिए 2019 में केवल 2 सीटों पे वो सेकंड नंबर पे थे आम आदमी पार्टी, और 5 सीटों पे कांग्रेस सेकंड नंबर पे थी, यानी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने का काम कांग्रेस कर रही। तो देखिए ये सब तमाम तरह के बयानबाजियां हैं। कांग्रेस पार्टी कहीं से भी इसमें ये नहीं चाह रही कि क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल बनने में कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो। और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोगों को, जो लोग सत्तारूढ़ पार्टी से खुश हैं, उनके लिए मौके ये कुछ 24 घंटे तक के होंगे। कल कुछ ना कुछ बड़ा शानदार एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, क्योंकि उसके जड़ में ये मामला है कि ये जो विपक्षी विचारधारा के साथ जो लोग सहमत लोग हैं, उन लोगों का दबाव है इन पार्टियों के ऊपर, तभी टीम इंडिया बनी। नहीं तो राष्ट्रपति के चुनाव तक भी कहीं पर टीम इंडिया नजर नहीं आ रही, और मैं उस समय तक मुझे भी नहीं लगता था कि टीम इंडिया बन जाएगी। लेकिन आज के समय में टीम इंडिया एक वास्तविकता है। लेकिन वो 5 राज्यों के चुनाव में भी टीम इंडिया नजर नहीं आई है ना, राष्ट्रपति के चुनाव के बाद। नहीं लालचंद जी देखिए, 5 राज्यों के जो चुनाव थे उसके लिए तो टीम इंडिया का गठन हुआ ही नहीं था। टीम इंडिया का गठन लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था। लेकिन हाँ, जो इन सब चीजों को लेके जो एक कम्युनिकेशन गैप की स्थिति बनी, जिस कारण से अखिलेश यादव नाराज हुए या तमाम तरह की चीजें हुई, उस कम्युनिकेशन गैप को भरने का काम भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही कर दिया। जिस तरह से संसद में वो महुआ मोइत्रा का निष्कासन हुआ, उनको बाहर कर दिया गया, और जिस तरह से अभी 30 से ज्यादा सांसद जो है वो निलंबित हो चुके हैं, सुरक्षा चुप का मामला उठाइए, विपक्षी सांसदों को बाहर भेज दिया जाता है। तो ये आई तो लालचंद जी, उसको बीजेपी ने दूर कर दिया है। समझ गया। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो या जो महुआ मोइत्रा का जो निष्कासन वगैरह हुआ या इस बीच में तमाम चीजें हुई, वो कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन बनने की वजह से हुआ है। सिद्धार्थ जी, क्या आप लोग सच में इंडी गठबंधन बनने से क्या इतने ज्यादा हमलावर हो गए हैं? महुआ मोइत्रा का निष्कासन से लेकर तमाम चीजों से राहुल जी ने जोड़ दिया उसको, कि इसी वजह से तो हुआ है ये सब कुछ।
देखिए राहुल लाल जी, इंडी गठबंधन की वास्तविकता तो पूरे देश को पता है, और सच्चाई ये है कि कांग्रेस और ये सारे जो अपने आप को इस गठबंधन का हिस्सा बताते हैं, इनको भी पता है ये कितना संभव है, ये इनको भी पता है। और मैं तो कुछ समय पहले आपके शो में आके कहता था इन चुनावों से पहले कि ये गठबंधन चुनावों में नहीं टिकेगा, 24 में नहीं टिकेगा। इस गठबंधन के बारे में जितना भी कहा जाए, वास्तव में किसी व्यक्ति को अगर भविष्यवक्ता बनना हो तो इस गठबंधन के बारे में बता सकता है कि ये गठबंधन नहीं टिकने वाला। वो भविष्यवक्ता साबित हो जाएगा कुछ दिनों में। आपको क्योंकि ये क्यों ऐसा गठबंधन, लगता है कि ये गठबंधन नहीं टिकेगा? क्योंकि क्योंकि जो राहुल लाल जी, जो गठबंधन अननेचुरल होता है, कोई भी गठबंधन, कोई भी अलायंस अगर अननेचुरल है, जहां पे विचारधारा का कोई मेल नहीं, जहां पर जो उसमें सहभागी लोग हैं उनका आपस में कोई मेल नहीं, पर एक एजेंडा है, अपना भ्रष्टाचार छुपाना है, भारतीय जनता पार्टी से बचना है, जो कुकर्म हमने करे हैं उसमें हम पकड़े ना जाएं, देश में झूठा नैरेटिव बनाना है, पर आपस में भी लड़ना है। देखिए ना, कब से ये गठबंधन बना, हमने तो क्या डरे और हमने तो इनको क्या बोला, आपस में कितना कुछ बोलते हैं। हमने थोड़ी बोला केजरीवाल जी को आप ऐसा बोलिए, भ्रष्टाचार वाले लोगों को आपकी भी क्यों नहीं बोला था, मेरी बात पूरी हो जाने ठीक है, अब इनको पूरी कर लेने दीजिए, फिर बोलिएगा। हाँ बोलिए सिद्धार्थ जी। तो हमने तो किसी को कुछ नहीं बोला। कभी केजरीवाल जी बोलते हैं, कभी नीतीश जी बोलते हैं, कभी ये चिरकुट बोल देते हैं, कभी अखिलेश बोल देते हैं, सारे नेता आपस में ही तो बोल रहे हैं। तो इसलिए वास्तविकता यह है कि जनता इनको नकार चुकी, अभी गले में तो फंस गया है कांग्रेस के। राहुल लाल जी, सच्चाई ये है। अब कांग्रेस पार्टी सोचती थी कुछ हम जनता का समर्थन दिखा पाएंगे तो ये बाकी लोग हमारे पास आएंगे और हम ज्यादा बड़े बन पाएंगे। अब जनता ने ऐसा रिजेक्ट किया कांग्रेस को कि डीलिंग पोजीशन में अब कांग्रेस नहीं रही। ये बात काउंटर कीजिएगा, आऊंगा राहुल जी। अभी तो आपको और ये भी काउंटर करना है कि विनोद जी, ये बैठक से ज्यादा तो क्राउड फंडिंग की चर्चा हो रही है विनोद जी, और लोग कह रहे हैं भाई, कुछ लोग देखिए जोड़ने को जोड़ देते हैं, क्या पता सिद्धार्थ जी भी जोड़ दें कि भाई उधर धीरज साहू जी के यहाँ उतना बड़ा माल पकड़ा गया, इधर क्राउड फंडिंग की जरूरत पड़ गई कांग्रेस को। मतलब चलता रहता है सोशल मीडिया पर, इस तरह की बातें चलती रहती हैं। तो ये जो क्राउड फंडिंग का पहली बार कांग्रेस डोनेट फॉर देश ऐसा नाम दिया है ना शायद, तो डोनेट फॉर देश जो लेकर के आई है कांग्रेस पार्टी, इसमें क्या है? एक तो भाई ये कांग्रेस पार्टी के नजरिए से देखें तो हो सकता है भाई मास मोबिलाइजेशन का ये प्रोग्राम है, लेकिन सवाल यह है कि इसकी जरूरत कांग्रेस को क्यों पड़ रही है अभी? लेकिन डोनेट फॉर देश जो है उसका कुछ मतलब तो खास होगा। कांग्रेस पार्टी ने, पार्टी के तरफ से अगर उनका एक हक बनता है कि जनता के बीच में वो जाएं चुनाव लड़ने के लिए और वो पैसा मांगे लोगों से, क्राउड फंडिंग का तो उनका बिल्कुल हक है। लेकिन जो टाइमिंग है, उस टाइमिंग को लेके जो अगर बीजेपी का सवाल है तो उस सवाल को भी समझना पड़ेगा। लोग इस बात को तो जरूर इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 दिन पहले उसी इनके ही एक सांसद, कांग्रेस पार्टी के सांसद धीरज साहू के यहाँ 350 करोड़ रुपया नगदी, करोड़ रुपया जो है, आप सोचिए 1 हफ्ते लगे हैं पूरे मशीन बैंकों से मंगाए गए, इतने मशीन मंगाए गए, इतने सैकड़ों लोग लगे नोट गिनने में, इतने जेवरात, इतने सारे आभूषण, इतनी चीजें वहां मिली वहां पे। तो ये तो एक सांसद की उस कमाई की वानगी है। और आप ये कह सकते हैं कि अगर इसके 2 दिन बाद अगर कांग्रेस इस तरह से क्राउड फंडिंग के लेके अपनी बात, अपनी चीज़ों को रख रही है सामने में, तो ये सवाल तो पूछा गया, भाई आपको पैसे की क्या जरूरत पड़ गई जो आज आपको जनता से मांगने की जरूरत पड़ गई? आपके सांसद के ही पास इतने पैसे हैं। तो या ये हो सकता है कि आप इन चीज़ों को खबर में जो है या इस पे जो बातें हो रही है, इसको आप एक तरह से आप ले जाना चाहते हैं बैकड्रॉप में कि आप भैया हमारे लिए पैसा जरूरी है, लोकसभा चुनाव हमें लड़ना है, ये पैसा धीरज साहू का है और धीरज साहू जाने। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, सवाल ये कि पहले तो कांग्रेस इस तरह की क्राउड फंडिंग नहीं करती रही है। नहीं, कांग्रेस पार्टी अपने इतिहास में तो महात्मा गांधी और तिलक तक ले जाती है। तो उसमें आप क्या करेंगे? ये 138वां इनका स्थापना दिवस है और 138वां स्थापना दिवस में जो उन्होंने लोगों से पैसे की बात कही है, ऑनलाइन इसका ये होना है, आप चंदा दे सकते हैं, आप भी दे सकते हैं। उसमें 138 है, 1038 है, 10,038 है। तो ये 138 का एक सिंबॉलिक बना के लोगों के बीच में जा रहे हैं, ये बात तो अच्छी है। लेकिन सवाल ये है कि लोग इस बात को जरूर जानना चाहेंगे कि आपने पब्लिक का ही पैसा से, राजनीतिक चंदे के ही पैसे से
थे। आपने कभी नेशनल हेराल्ड का आपने खरीदा था यंग इंडिया बना के, और उस यंग इंडिया में आपने कांग्रेस पार्टी के फंड से, चंदा से, जब आपने यंग इंडिया का ये बनाया तो आपने ये सारे शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के शेयर में क्यों चला गया? बिल्कुल, ये सवाल भी तो उठेगा कि ये शेयर धारक तो उसमें कांग्रेस के स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़े हुए लोग थे, जो बाद में कई लोगों ने क्लेम भी किया था कि मैं भी शेयर होल्डर हूं। तो ये सब सवाल इसलिए बनते हैं और बीजेपी इस पे सवाल उठा रही है, तो उसके पीछे में तर्क है कि आपने क्राउड फंडिंग के लिए डोनेट फॉर नेशन तो कहा है, लेकिन आपने जो पिछली बार जो लोगों के साथ में किया है नेशनल हेराल्ड वाले के इशू में, तो शायद आप पे एक सख्त तो बनती है कि आप ये पैसे का उपयोग जो है आप अपनी कांग्रेस पार्टी के बजाय गांधी परिवार के लिए करते हैं। ठीक है, मैं राहुल जी आपके पास आऊं, सिद्धार्थ जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं जरा हम देखते हैं कि केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, वो सुन लेते हैं, उसके बाद फिर मैं राहुल जी आपके पास आता हूं। अभी कांग्रेस का 353 करोड़ रुपया कैश उनके सांसद से मिलना, कांग्रेस के सांसद से 353 करोड़ रुपया कैश मिला है। सोना चांदी प्रॉपर्टी ये सब अलग है। आप कल्पना कीजिए उसके एक दिन के बाद ही कांग्रेस एक अभियान छेड़ती है, लेकिन इस पर जवाब नहीं देती कि काला धन इतना आया कहां से, ये पैसा किसका था, क्यों इकट्ठा किया गया। आखिरकार कांग्रेस लगातार नोटबंदी के खिलाफ, काले धन के खिलाफ क्यों बोलती रही? कांग्रेस ईडी सीबीआई के खिलाफ लगातार बयानबाजी क्यों करती रही? अब देश के सामने कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो गया है कि कभी कांग्रेस के एक कार्यकर्ता से 42 करोड़ पकड़े जाते हैं तो दूसरे से 353 करोड़ पकड़े जाते हैं। कांग्रेस के मुख्यमंत्री को 508 करोड़ रुपए की घूस देने का आरोप महादेव ऐप में लगता है, तो दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री में सचिवालय में ही करोड़ों रुपए नकद और सोना भी मिलता है। ये कल्पना कीजिए कांग्रेस के नेताओं के पास ही क्यों मिलता है, और उसके बाद भी कांग्रेस के नेताओं के होंठ सिल जाते हैं। श्रीमान राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी एक शब्द नहीं बोलते। ये सवाल उठा रही है भारतीय जनता पार्टी टाइमिंग को लेकर, जो हम चर्चा कर ही रहे थे। राहुल लाल जी के पास चलता हूं। राहुल जी, ये जो क्राउड फंडिंग की ज़रूरत पड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी और बाकी जगह पर भी ये चर्चा है कि इसकी टाइमिंग क्या कुछ गलत है क्या? क्योंकि लोग इसको सीधा ऐसे जोड़ रहे हैं कि भाई उधर पकड़ा गया, इधर क्राउड फंडिंग की ज़रूरत पड़ गई। देखिए, दो तीन चीजें हैं, क्योंकि कई सारे पहलू उठ के आए हैं। सबसे पहली चीज तो जो अभी मैं कह दूं कि जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर सिद्धार्थ जी ने कहा कि जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, तो भाई वोट जो है कि 12 लाख ज्यादा कांग्रेस को मिला। वोट शेयर 40% जो है कि उत्तर भारत के राज्यों में भी कांग्रेस का रहा है, तो 40% पार्टी वोट शेयर जा रही है। आप थोड़ा सा घुमा रहे हैं बात को। तेलंगाना उसमें शामिल है, तेलंगाना उसमें शामिल है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जो तेलंगाना छोड़ भी दीजिए, मैं कह रहा हूँ तेलंगाना छोड़ भी दीजिए, आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में कितना वोट शेयर है, 40। नहीं, मैं कह रहा 3 राज्य आ जाइए ना जहाँ पे आप जीते हैं, उन जगहों पे भी 40% का वोट शेयर कांग्रेस का लगभग बना पड़ा हुआ है उस टाइम। तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस बहुत बुरी तरह से हार गई। हाँ, हारी है। अच्छा, चलिए इतना कह देते हैं कांग्रेस हार गई है, बुरी तरह से नहीं हारी। अब ठीक है, हाँ ना, ये लाइन सही है। बढ़ाइए डिस्कशन। अब मैं अगले मामले पे आता हूँ। जो टीम इंडिया है, मैं कह रहा हूँ टीम इंडिया चुनाव के मैदान में जो कह रहा है कि कोई भी भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर देगा, टीम इंडिया 2024 के लोकसभा चुनाव में बिल्कुल आपको जमीन पे नजर आएगी, बिल्कुल लड़ाई लड़ते हुए नजर आएगी। और वो लड़ाई ऐसी होगी कि बीजेपी उससे बिल्कुल डरी हुई है, ये बात भी समझ लेने वाली स्थिति है। लड़ाई लड़ती हुई बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ ना, या कहीं ऐसा तो नहीं कि मध्य प्रदेश वगैरह की तरह आपस में लड़ती नजर आए? आपस में एनडीए के खिलाफ भी लड़ते हुए नजर आएगी। ठीक। अब देखिए क्राउड फंडिंग को लेकर, अब मैं एक चीज कह दूं, आइए क्राउड फंडिंग पर आइए। एडीआर के आंकड़े देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को जो है कि उनके जो है कि कितने हैं, उनको एक तरह से जो अभी मिल रहा है 6000 करोड़ का लगभग जो है कि उनका इस समय है भारतीय जनता पार्टी की, और लगभग 800 करोड़ के आसपास का, 742 750 करोड़ के आसपास की कांग्रेस का है। एक साल में अगर हम लोग देखें तो भारतीय जनता पार्टी को करीबन जो 1000 करोड़ रुपया ज्यादा मिलता है और कांग्रेस को करीबन 100 करोड़ के आसपास के चंदा मिल पाते हैं। तो ये जो देखिए, चुनाव से पहले आपको एक इक्वल प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है आपको, कि संसाधन के मामले पे भी हर पार्टी को इक्वल प्लेटफॉर्म की स्थिति बने। ठीक है, सिद्धार्थ जी दीजिएगा जवाब। आ रहा हूं।
उन इक्वल प्लेटफॉर्म की स्थिति में तमाम जो भी उद्योगपति अगर कांग्रेस को चंदा देना चाहते हैं तो उनके घर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम तरह की चीजें हो जाती है। इससे इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे आप देख लीजिए, वो 90% राशि सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है, विपक्षी दलों को उसका 1 रुपया नहीं मिलता है। ठीक है। ऐसे स्थिति में अगर कांग्रेस ने ये चीज कहा है कि भाई फंडिंग फॉर कंट्री के नाम से वो अगर मांग रहे हैं, देश में लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत रहना आवश्यक है या नहीं है? ये बात बिल्कुल बिल्कुल आवश्यक है। अभी आपने एक बात बड़ी मार्के की कही कि जो भी फंडिंग करना चाहते हैं कांग्रेस के लिए, उनके यहाँ कुछ ना कुछ छापा वगैरह पड़ जाता है। आप उसमें धीरज साहू को तो नहीं दिमाग में रख करके बोल रहे थे? नहीं, धीरज साहू, देखिए मैं इसको भी क्लियर कर दूं, धीरज साहू का जो पूरा का पूरा मामला है, एक तो देखिए वो केवल अकेले उनका मामला नहीं है, वो उनके साथ साथ कम से कम 25 कंपनियां उनकी और अलग अलग सब्सिडरी कंपनी ठीक है। तो वो एक अलग सा पूरा मामला है। जो नेशनल हेराल्ड को लेके, देखिए नेशनल हेराल्ड के मामले में मैं इस पे जवाब दे देता हूं। आ रहा हूं सिद्धार्थ जी, दीजिएगा पूरा जवाब। कंक्लूड कीजिए फिर सिद्धार्थ जी के पास। क्योंकि विनोद जी ने नेशनल हेराल्ड का भी मामला उठाया। मैं कह रहा हूं नेशनल हेराल्ड के मामले में अगर दोषी है तो उसका जांच प्रक्रिया का कोई टाइमिंग तो होना चाहिए ना ईडी के लिए। आप 2024 तक में पूरा करेंगे उस जांच को कि 34 तक में पूरा करेंगे, 40 तक में पूरा करेंगे? आप जांच पूरा करके दोषियों को सजा दीजिए, अगर है दोषी तो उनको फांसी पर लटका दीजिए। न्यायिक प्रक्रिया जो राहुल जी है ना, न्यायिक प्रक्रिया आप भी अच्छी तरह जानते हैं, न्यायिक प्रक्रिया अपनी गति से चलती है। जांच की प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया, उसमें आप किसी पर्टिकुलर मामले पर ये नहीं कह सकते कि इसमें तुरंत कर दो, है ना? नहीं लालचंद जी, मैं केवल ये कह रहा हूं कि ईडी की जो गति है वो काफी धीमी और उससे स्पष्ट होता है कि ईडी के ऊपर दबाव है कि उस मामले को फंसा। सिद्धार्थ जी का आप जवाब। सिद्धार्थ जी, क्या बात है, अगर ये क्राउड फंडिंग कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि ये तो गांधी परिवार के लिए खाने कमाने का नया जुगाड़ ढूंढ लिया है। क्यों भाई, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से लाल सिंह जी, सबसे पहले तो मैं नेशनल हेराल्ड की बात कर रहे थे अभी आखिर में, मैं एक लाइटर नोट पे एक बात कहता हूं। अगर आप ज्योतिष में मानते हो राहुल लाल जी, तो जब उनकी कुंडली में जेल जाना लिखा होगा तब तक जांच पूरी हो जाएगी, क्योंकि जिनने इतना बड़ा घोटाला किया हो और जिनको अभी जेल की सलाखें देखनी होंगी, वो निश्चित उनका समय भी आने ही वाला है। ज्यादा चिंता की उसमें बात है। पर रही बात है डोनेट फॉर देश, राहुल लाल जी मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोलता हूं। हाँ, ये बात सही है, थोड़ा सा सुनिएगा। हाँ, अब रही बात डोनेट फॉर देश की, देखिए देश की आड़ में बहुत कुछ काम करने की एक आदत कांग्रेस पार्टी को हो चुकी है, क्योंकि जो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं वो कहीं ना कहीं देश का नाम बीच में लाना पड़ता है। अब पहले भी कांग्रेस पार्टी के जिन लोगों ने पैसा दिया था, जो कांग्रेस पार्टी में डोनेटर्स रहे, उनने देखा कि कैसे नेशनल हेराल्ड में एक परिवार है, उस पूरी संपत्ति को कब्जा करके बैठी हुई है, वो सारे फाइनेंसेस ले लेते हैं और सिर्फ एक परिवार को भेजना है। पर क्या वास्तव में इसकी जरूरत है? जरूरत नहीं है लाल सिंह जी। अरे जितनी स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी जीतती है वो वैसे ही उनके लिए एटीएम है। अभी नया एटीएम आए तेलंगाना, अब ये छत्तीसगढ़ एटीएम था, अभी बंद हुआ है। कर्नाटक एटीएम है, हिमाचल एटीएम तो है। आप लोग धीरज साहू वाले कैश से क्यों जोड़ रहे हैं इस अभियान को, मुझे ये बताइए। नहीं, जोड़ना तो पड़ेगा ही। जैसे 351 करोड़ पकड़े गए वैसे ही पैसों की कमी भी पड़ गई। अरे आपके सांसद थे, भारत तोड़ो यात्रा में आपके साथ थे और आपके साथ हाथ से हाथ मिला करके चलते थे, और उनके घर से इतना बड़ा कैश निकला और कांग्रेस पार्टी इधर उधर मुंह ताक रही है कि अरे भैया ये तो राहुल जी के घर पहुंचना था, ये कहां पकड़ में आ गया। दूसरी बात कंपनियों का बिजनेस जुड़ा हुआ है राहुल लाल जी, फिर से देखो आपको अच्छा ठीक है, बोलिए, पूरी कीजिए। अब अभी राहुल जी सुन रहे हैं, पूरी कीजिए। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात कही, उन्होंने कहा कि जो भी हमको पैसा देने वाला होता है उसके घर पे ईडी सीबीआई पहुंच जाती है। राहुल लाल जी, इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड आया है, ताकि किसी को पता ना लगे कि कौन किसको पैसा दे रहा है। कोई भी गुमनाम तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड ले सकता है और उसके बाद आपको भी पैसा दे सकता है। अब देश में जनता आपको वोट देना नहीं चाहती। राहुल जी सुन लीजिए, फिर काउंटर कीजिएगा। आप विश्लेषक है भैया, कुछ तो सुनिए। मैं सुन लीजिए, फिर काउंटर कर लीजिएगा। सुनिए, दीजिएगा जवाब, काउंटर कीजिएगा। देश में वोटर आपको वोट देना नहीं चाह रहे, देश में उद्योगपति आपको पैसा देना नहीं चाह रहे, देश का कोई व्यक्ति आपके साथ खड़ा नहीं होना चाहता। विश्लेषण आपको करना चाहिए कि क्यों आपकी ये स्थिति आ गई। आखिरी अंतिम बात बोलता हूं मैं, राहुल जी, अंतिम बात। इनने बोला कि अभी जो नई स्कीम आई है इसमें आप 138 दे सकते हो, 1380 दे सकते हो। इनने 138 को जो इमेज है उसको एम्पलीफाई करने की कोशिश करी। ये ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि 138 करोड़ के इतिहास, 138 साल के इतिहास में कांग्रेस पार्टी के ये जो पिछले 38 साल रहे, इन्होंने अपने पिछले 100 सालों की आहुति चढ़ा दी है। कांग्रेस पार्टी को याद दिलाना पड़ रहा है। आप 138 को ऐसे डिफाइन कर लीजिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपनी तरह से डिफाइन कर रही है। ठीक है विनोद जी, धीरज साहू से क्या कांग्रेस इतनी आसानी से पल्ला झाड़ सकती है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि धीरज साहू लोकसभा सदस्य नहीं है, 3 बार के राज्यसभा सदस्य हैं। और राज्यसभा सदस्य कैसे बना जाता है, राज्यसभा की सदस्यता कैसे मिलती है, उसमें कांग्रेस नेतृत्व या किसी पार्टी की
किसी भी पार्टी के नेतृत्व की कितनी बड़ी भूमिका होती है केंद्रीय नेतृत्व की राज्यसभा सदस्य बनवाने में, उससे क्या कांग्रेस इतनी आसानी से अपना पल्ला झाड़ सकती है? नहीं, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है लाल जी कि उनको लोकसभा की टिकट भी मिली थी धीरज साहू को जी, और लोकसभा चुनाव हारे और 4 महीने के बाद वो राज्यसभा पहुंच सीधे गए। आकर तो सवाल उठ रहा है ये कैसे ऐसा पहुंच गए? होता नहीं था कि लोकसभा में जो हार गए हैं उसको अगले दिन आप राज्यसभा में भेज दिए। हाँ। वो कुछ रसूख वाले लोग भी होते हैं जी जी। लेकिन बात जो सिद्धार्थ जी और अभी राहुल जी कर रहे थे डिस्कस, मैं थोड़ा सा उसमें एक करेक्शन चाहूँगा। ये कि सवाल ये है कि राहुल लाल जी, आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट तो हैं ही, आप योग्य हैं, आप विद्वान भी हैं। आप इस तरह से बातों को जो घुमा रहे थे, नैरेटिव दे रहे थे कि सरकार को पता है इलेक्टोरल बॉन्ड में किसको पैसा है, इसका मतलब है कि आपने जो इंस्टीट्यूशंस है उस पर भी आप भरोसा नहीं करते। आप लोगों के साथ दिक्कत ये है कि सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला नहीं दे आपके पक्ष में तो सुप्रीम कोर्ट गलत है। आपके पक्ष में अगर कोई न्यायपालिका दूसरी एजेंसियां आपके साथ देखिए तो आप उस पर सवाल उठाते हैं। सवाल ये है कि आप देखिए ये आरबीआई से जारी होती है ये बॉन्ड, और ये बॉन्ड जो है वो इतना सीक्रेट है कि इसी बात को लेके जो सिद्धार्थ जी बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट तक में अब ये केस चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई है कि ये पब्लिक को जानने का हक है कि नहीं है। सरकार की तरफ से, अरुण जेटली की तरफ से, आप समझिए उस समय में ये आया था कि भाई सरकारें आती है जाती है, पॉलिटिकल पार्टी का अगर किसी कंपनी के बारे में या कॉर्पोरेट के बारे में एक जो वो पाल लेते हैं कि भाई उसने फला पार्टी को इतना ये दिया था, ये उसको उस चीजों से उनको बचाया जा सकता है कि ये समाधान था कि कोई कंपनी या कॉर्पोरेट कंपनी है या कोई भी बिजनेस हाउसेज है, अगर वो देना चाहते हो तो उनकी बातें गुप्त रखी जाती है। ठीक है। तो राहुल लाल जी, आप जब इस बात को करते हैं तो आप सीधे सीधे इंस्टीट्यूशन पे उंगली उठा रहे हैं, जो बात गलत है। रही बात, अब मैं दूसरी चीज बता रहा था कि ये जो पैसे राहुल लाल जी, आप सिद्धार्थ जी से करिएगा डिस्कस। आपके डिस्कस करने के लिए सिद्धार्थ जी काफी है, वो बहुत बढ़िया आपका जवाब दे रहे हैं, मुझे नहीं पढ़ना। आप भी विद्वान हैं और वो भी विद्वान है। मेरा सीधे सा ये सवाल है कि आखिर ये जो क्राउड फंडिंग है वो क्यों होता है? हमें पब्लिक के लिए समझने के लिए और समझाने के लिए हमें लगता है कि थोड़ी थोड़ी चीजें हम लोग बताएं कि देखिए एक्चुअली होता क्या है इलेक्शन में चंदा लेने का, कि आप 1 लाख से ज्यादा लेते हैं तो फिर वो उसके टैक्स नेट में आता है, उस पर सवाल होता है कि आपने इतना पैसा आपके पास आया है। तो वो उन चीजों पे गौर करने से पहले अगर आप उसके नीचे में चाहे जितनी रसीद फाड़ लें, आप यूपी में ही देखे होंगे कि मायावती की बीएसपी थी, वो कहीं भी किसी कॉर्पोरेट हाउस से चंदा नहीं लेती थी। बिल्कुल। लेकिन वो पर्ची उनका 5 रुपया, 51 रुपया, 21 रुपया, 30 रुपया, 32 रुपये का ही फटता था। वो कौन फाड़ रहे थे, कौन वो चंदा दे रहे थे, ये इस पे कोई आदमी पूछ भी नहीं सकता था। ये छोटे छोटे अमाउंट थे। तो क्या कांग्रेस अपने बड़े चंदे के बदले में इस फंडिंग से, ये ऑनलाइन चंदा से क्या अपने उसी चीजों को पूरा करने की कोशिश कर रही है, या फिर कांग्रेस जो है खास करके जो सिद्धार्थ जी कह रहे थे कि आप ये करप्शन के इतने बड़े चार्जेस को दूसरे टर्न ले रहे हैं राहुल जी का छोटा सा जवाब। लोकसभा चुनाव लड़ना है और हम पब्लिक से पैसा ले रहे हैं। छोटा सा जवाब, काउंटर छोटा सा। राहुल जी, देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि जो पूरा का पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले को अगर हम लोग समझे, पहले भी पैसे एक अज्ञात ढंग से आते थे, जो चीज जिसके तरफ अभी विनोद जी ने प्रकाश डाला। अब तो सोच के देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार पक्ष रख रही है, सरकार पक्ष ये रख रही है कि पॉलिटिकल पार्टी को पैसा कहां से आ रहा है वो मतदाता जान के क्या करेगा। क्या बताइए, लोकतंत्र में ये लाइन सरकार का ये पक्ष आपको किसी को भी उचित लगेगा? नहीं, उसके पीछे भी तर्क है। नहीं, मैं जवाब दे दूं। देखिए, तर्क, अब आप खंडन ये चीज करें कि आरबीआई को पता है, लेकिन वास्तविक इलेक्टोरल बॉन्ड यूं ही नहीं आया इस देश में, उस पर जो है पूरा पर्याप्त रूप से डिस्कशन हो करके उसको लाया गया है, उसकी जरूरत समझी गई। नहीं लालचंद जी, खाली मैं संक्षेप में एक लाइन पूरा कर दूं ना कि देखिए, आप मतदाता को पूरा ये अधिकार होना चाहिए। आखिर क्यों 90% इलेक्टोरल बॉन्ड और गोपनीयता का फिर क्या होगा? गोपनीयता का क्या होगा फिर? आपको इस मामले में क्यों गोपनीयता होनी? जनता को पता होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि सरकार के पक्ष को पता चले, सभा को पता चले, वो किसी एक पक्ष से क्यों छुपा रहे हैं? सिद्धार्थ जी छोटा सा काउंटर कीजिए, फिर हम इस बहस को आज खत्म करेंगे। सिद्धार्थ जी छोटा सा काउंटर। सिद्धार्थ जी, इस क्राउड फंडिंग में जो 138 रुपए आप मिनिमम ले रहे हैं सबसे, आप राहुल लाल जी इसी की लिस्ट डाल देना कि आपने किस किस से लिए। आप इसकी तो लिस्ट डालते नहीं, आप छुपा के रखते हो खर्चों के। चलिए, वो आप बताते नहीं। आज की चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। शुक्रिया सिद्धार्थ, शुक्रिया राहुल जी, शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए। बहुत बहुत आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे कि जो संसद में सुरक्षा चूक का मामला है उसमें जांच कहां तक पहुंची है और राजनीति कहां तक पहुंची है। करेंगे इस पर बात। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ।
तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त अब बारी आ गई है अगली चर्चा की, और अगली चर्चा है कि सुरक्षा मुद्दा जो था संसद में, सुरक्षा चूक का मामला, उसमें राजनीति भी हो रही है, जांच तो खैर चल ही रही है। तो सुरक्षा के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने आज भी जमकर हंगामा कर दिया और बार बार सदन की कार्यवाही इससे बाधित हुई, पूरे दिन के लिए भी स्थगित करनी पड़ी। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा यह दुखद है कि इस मुद्दे पर भी राजनीति की जा रही है। 13 दिसंबर की घटना से सभी सदस्य चिंतित हैं। सभी दलों के नेताओं ने सुरक्षा में इजाफे के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए हैं जिन पर विचार किया जाएगा। ये बात लोकसभा अध्यक्ष ने सभी को कही, आश्वासन दिया। संसद में हुई घटना का संसद सदस्यों के निलंबन से कोई संबंध नहीं है, ये साफ तौर पर लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात को स्पष्ट किया। इस बीच लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टेलीकम्युनिकेशन विधेयक 2023 को पेश किया और उधर संसद सुरक्षा चूक मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम राजस्थान के नागौर पहुंची और ये जांच चल रही है। पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। संसद में जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ उसको सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर एक स्वर में कहना चाहिए था कि ऐसी घटना को अंजाम देने वालों को सख्त से सख्त सजा भी मिलनी चाहिए, जांच भी हो, कार्रवाई भी हो। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि विपक्ष इस पर भी राजनीति कर रहा है। 1976 से लेकर आज तक पार्लियामेंट में कभी भी इस तरह की घटना घटी हो, चाहे तेलंगाना बिल पर कांग्रेस के ही सांसद ने पेपर स्प्रे लेकर जो पार्लियामेंट में किया था वो देश भूला नहीं है। किसी सांसद के द्वारा गन मिलना उसके पास, ये भी देश भूला नहीं है। लेकिन कभी इस तरह की राजनीति नहीं की गई। कांग्रेस और विपक्ष राजनीति करने का बहाना ढूंढ रहा है, सदन ना चलने का बहाना ढूंढ रहा है। अगर विपक्ष के पास चर्चा करने के लिए कुछ नहीं तो कम से कम ऐसे गंभीर विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। स्पीकर महोदय ने पहले दिन ही कहा था और सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाकर बैठक की थी। आगे भी उन्होंने कहा कि आपके सुझाव आमंत्रित करेंगे और सुरक्षा व्यवस्था में जो सुधार करना होगा वो भी करेंगे। अब ये सब करने के बाद भी विपक्ष सुझाव देने तो आता नहीं, लेकिन राजनीति करने से बाज नहीं आता है। इससे पता चलता है कि तीनों राज्यों में हुई अपनी हार से ध्यान हटाने के लिए अब ओछी राजनीति पर उतरा है। अगर जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाना नहीं चाहता विपक्ष, तभी तो इस तरह का काम हो रहा है।